जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास ज़िला के नोखा प्रखंड में उपस्थित हूं और आज यहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ महासचिव बनाए जाने पर बधाई समारोह का आयोजन किया गया। जी हां, अभी हमारे साथ में समाज सेवी अजय कुमार जुड़ चुके हैं। इनके माध्यम से यहां पर जो कार्यक्रम को किया जा रहा है, तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और ग्रामीण जनता इनके इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो सर, सावन के इस पावन महीना में आरबी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको, आपके चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार जी। और आपको भी बधाई। अब मैं कुछ इनके विषय में जानने का प्रयास करूंगा कि ये बचपन से लेकर के आज तक के किस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में स्ट्रगल किए हैं। सर, आप अपनी जुबानी कुछ बताने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार आप स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। पहला बात है कि मैं नोखा हमारा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है और बचपन से मुझे राजनीतिक परिवेश में इंटरेस्ट था। क्योंकि घर में तो व्यावसायिक परिवेश था, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। तो मैं स्कूल लाइफ से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था और मैं फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सब खेलता था। और हमारे मित्र लोग भी इस कार्य में हमारा सहयोग करते थे। और मैं अपने स्कूली कॉलेज लाइफ में एन कॉलेज का विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था। उस समय सुशील कुमार मोदी जी आपके महामंत्री हुआ करते थे विद्यार्थी परिषद के। तो उस समय कोहली जी थे, अनिल कुमार यादव जी थे, बहुत सारे लोग थे जो उस पीरियड में हम लोग के साथ थे। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी यूथ फेस्टिवल में आपको 85 में प्रगति मैदान दिल्ली में हम लोग अपना आयोजन किए थे, विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन। तो इस तरह से मेरी आगे बढ़ती गई राजनीतिक, और मैं फिर यहाँ पर नोखा में एक यूथ क्लब का निर्माण किया। उसमें हमारे सभी दोस्त लोग भागीदारी निभाए। उसमें मैं यूथ क्लब का अध्यक्ष था और हम लोग का उद्देश्य था क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। तो मैंने उसी समय से शहर में बाहर आने वाला काम, छठ पर्व में वगैरह में, और मैं यहाँ खेल कूद भी प्रतियोगिता कराता था, सोशल वर्क भी कराता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ कराता था यूथ क्लब के माध्यम से। जो हमारे पुराने साथी हैं या जो पुराने लोग हैं सभी जानते हैं। यहाँ तक कि जब बाढ़ आई थी, नोखा क्या पूरा बिहार डूब रहा था, उस पीरियड में भी नोखा के लोगों को मदद हम लोगों ने किया, हमारी टीम ने किया। यूथ क्लब के लोगों ने बाढ़ में चावल बांटना, गेहूं बांटना, इसके अलावा मोमबत्ती, लाइट, चारा का व्यवस्था करना। जानवरों के लिए बाजार समिति में जानवर लोग थे उस समय। निचला एरिया नोखा का सारा डूबा हुआ था, तो उस समय भी मदद हम लोग ने खुलकर किया। और इसके बाद हमको लोग नेहरू युवा केंद्र का नोखा प्रखंड का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उस पीरियड में खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और मेरी एक मानसा रही है कि जब हमको नोखा में ही रहना है, इस जिला में ही रहना है, तो नोखा को क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। इस उद्देश्य के लेकर मैं बहुत सारा आर्टिकल वगैरह भी लिखता हूँ, भेजता भी हूँ कहीं कहीं। और मेरी मांग भी रही है कि व्यावसायिक प्रकोष्ठ में जब मैं आया यहाँ पर, माननीय उपेंद्र भाई कुशवाहा जी के द्वारा हमको जब ये दायित्व सौंपा गया, तो मैंने निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस दायित्व को निभाने का मेरा उद्देश्य रहेगा। और यहाँ के व्यावसायिक वर्ग को भी मुझसे लाभ मिले, ये मेरी अभिलाषा रहेगी। और यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में बहुत काम बाकी है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ की धरती जो है उसको लोग कहता है कि धान का कटोरा, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं कि धान है, कटोरा गायब हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर 28 बड़ी राइस मिलें हुआ करती थी, छोटे राइस मिलें की संख्या 200-400 थी इस प्रखंड में।
लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सारे के सारे राइस मिल बंद हो गए हैं। और इसके पीछे था कांग्रेस की एक नीति, जो खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने लागू किया, तो पहले 4-5 स्टेट में ही लागू था। फिर जब भाजपा की सरकार आई तो उनको लगा कि ये गरीब के लिए है, तो गरीब के लिए है तो उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में ही 2800 राज्य में लागू कर दिया, जिसके चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई राज्य हुआ इस इंडस्ट्रीज से तो बिहार हो गया। बिहार में चूँकि और उद्योग तो था नहीं, राइस उद्योग था, तो वो भी जब कोटा वाला चावल लोगों को मिलना शुरू हुआ तो वो लोग खाने भर रख कर बाकी चावल को मार्केट में 8 रुपये 9 रुपये किलो बेचना शुरू किया, जिसके चलते 2015 में नोखा के राइस मिल की हालत ख़राब हो गई। उनकी जो चावल की लागत थी वो 18 रुपये पड़ता था, धान वो लोग 12.5-13 रुपये खरीदे थे, और चावल जब मार्केट में 8-9 रुपये बिकने लगा तो ये धीरे धीरे सारे के सारे बंद हो गए। और सारे यहाँ के जितने भी अगल बगल से लोग आते थे कमाने के लिए नोखा में, सब लोग अपना अपना पलायन कर गए। सर, कोरोना काल में आपका क्या योगदान रहा? कोरोना काल में तो एक तरह से लॉकडाउन था, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद हमारे पास आया उनको मैंने मदद किया। खाद्य सामग्री से हो, आर्थिक रूप से हो, मैंने मदद किया। चूँकि निकालना अलाउ नहीं था, तो जो लोग आते तो हाँ बहुत था। और ये देश के लिए सबसे बड़ा चीज़ था कि जितना हमारी देश की आबादी है 140 करोड़, अगर कोरोना में मोदी जी का इस तरह का व्यवस्था नहीं रहता तो यहाँ बहुत भयावह स्थिति जो इटली वगैरह में था अदर कंट्री में, उससे ज़्यादा हो जाता यहाँ पर। सर, किसानों के हित के लिए आपने क्या क्या कार्यक्रम किए? बार बार मैं कहता हूँ कि हर एक प्रखंड में, पूरे बिहार राज्य की मैं बात करता हूँ, चूँकि पूरे हिंदुस्तान में केवल पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही किसान नहीं है जो बार बार रोड जाम कर देना, ये कर देना, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि बिहार में भी किसान हैं और बिहार में 80% किसान हैं। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है पैदा करने की चावल का, तो उसमें सुधार होना चाहिए। मिट्टी की जांच होनी चाहिए, खाद कितना डालना है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और सबसे है कि उत्तम किस्म का बीज का उत्पादन हो और उसको इन किसानों को दिया जाए, जाकि इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सर, राजनीतिक में आने का आपका मुख्य रीज़न क्या है? राजनीति हम करने के लिए नहीं आए हैं, ये साफ स्पष्ट है। हम आए हैं यहाँ सोशल वर्क के रूप में। सोशल वर्क तो सर वैसे भी आपका एक दूर दराज तक पहचान बन चुका है। जी, हम आए हैं कि यहाँ के लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, इस जिला के लोग को मिल जाए जो अधूरे काम। अब एक और चीज़ मानिए कि अभी बहुत दिनों से यहाँ के बच्चों को डोमिसाइल नीति की था, लेकिन माननीय श्री उपेंद्र भाई कुशवाहा जी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मिलकर यहाँ ये डोमिसाइल नीति लागू करा दिया। तो यहाँ के बच्चों की पहले से मांग थी, इस मांग को उन्होंने पूरा कराया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं कि यहाँ के बच्चे बहुत खुश हैं इस नीति से, ताकि यहाँ रोजगार की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं तो और अभी सर डबल इंजन के सरकार के तरफ से बहुत बड़ा फैसला भी आ गया है और वो लागू भी हो गया है, जैसे पेंशन को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, पेंशन तो बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। हाँ, देखिए, पेंशन तो बहुत ज़रूरी था। जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धावस्था में लोगों को बहुत कम क्या कहते हैं कि 400 रुपया मिलता था, तो बहुत कम था। सबसे ज़्यादा है कि जो आयुष्मान कार्ड बना उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और जो वृद्धावस्था में लोग हैं उनको आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। विधवा लोग को भी बहुत समस्या था, तो उनको भी आर्थिक स्थिति में मजबूती आई। ये सब सारी बातें हैं कि जो इस परिवेश में ज़रूरी था। और एक चीज़ और है कि यहाँ जो भी काम हो उसका प्लानिंग कम से कम हमारे हिसाब से 100 वर्ष की हो, 100 वर्ष की होगी काम, तब जाकर डेवलप करेगा बिहार। आप बिहार के मुख्यमंत्री तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिए हैं। देखिए, फ्री से किसी चीज़ का समाधान होने वाला नहीं है। फ्री है, अच्छी बात है, गरीब को मिल रहा है या सबको मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बिजली में जो स्मार्ट मीटर लगा था उसके मैं खिलाफ हूँ। स्मार्ट मीटर में अगर आप लोग बार बार जो बिजली का फिटिंग करने वाले लोग आते थे तो बोलते थे कि आपका जो मोबाइल का सिस्टम है उस हिसाब से
बिजली की समस्या है कि आप जितना यूज कीजिएगा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन कटने के बाद भी बिजली का बिल आता है, यही सबसे दुखद स्थिति इस बिहार के लिए है, जनता के लिए। और विडम्बना ये भी है कि अगर आप मीटर इस्तेमाल नहीं भी कीजिएगा, अगर लाइन नहीं भी रहेगा तो प्रतिदिन 500 रुपया कटेगा। जी जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो मोबाइल सिस्टम है तो साफा बिल बढ़ना ही नहीं चाहिए। ये इसका भी एक निदान निकालना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट से मेरी आग्रह होगी कि भाई इस पर भी आप ध्यान दें। बिजली फ्री किए वो ठीक है, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये भी एक सिस्टम रखे कि जो स्मार्ट मीटर है उसमें अगर रिचार्ज नहीं है तो उसमें पैसा ना कटे। सर, अब सवाल रहता है बिहार में दारू बंद का, क्योंकि अगर बिहार में दारू बंद रहेगा तो टैक्स नहीं मिल पाएगा और उन टैक्सों से बहुत सारे फ़ायदे थे, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में दारू बंद है वो तो ठीक है, दारू बंद है, लेकिन दारू बंद है जो पूर्ण रूप से बंदी नहीं है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ जो दारू है कहीं ना कहीं लुका छिपी से लोग बेच रहा है। तो होम डिलीवरी भी हो रहा है। हाँ, तो वो तो लुका छिपी से लोग बेच रहा है। बहुत लोग का आर्थिक स्थिति भी सुधर गया है दारू बेचने से ही, तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो राजस्व की घाटा हुआ उसकी पूर्ति के लिए सरकार के पास एक योजना होनी चाहिए। जो किसान, जो ठेला वाले, जो आपको सब्जी बेचते हैं या जो छोट मोट जितने भी रोजगार करने वाले हैं, उनको एक प्रोविडेंट फंड की तरह उनको भी एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था के साथ उनका भी पीएफ कटना चाहिए, ताकि वे जब 60 के बाद की उम्र हो उनकी तो उनको पेंशन मिले। ये होता है, इंडस्ट्रीज वाले को तो मिल जाता है, लेकिन जो ठेला चलाता है उसको नहीं मिलता है, जो रिक्शा चलाता है उसको नहीं कभी मिलता है। वो फिर हम देखें कि 70-80 बरस के लोग ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माने अजीब टाइप से अनुभव होता है। आज सर यहाँ पर जो जनता उपस्थित हुए हैं इस बधाई सम्मान समारोह में, उनसे आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जो देश हित में अच्छा लगे, लोकतंत्र है ये भाई, जोर जबरदस्ती का नहीं है। यहाँ प्रजा ही सब मालिक होता है, यहाँ कोई दूसरा मालिक नहीं है, ना कोई नेता होता है ना कोई अफसर होता है। कहीं कहीं अफसर लोग जनता पर अत्याचार करते हैं तो हमारा कलेजा कांप जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सर, ये भी बताया जा रहा है कि अफसरशाही बढ़ चुका है, या ब्लॉक हो या फिर थाना हो, हर जगह मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है तभी काम हो रहा है। देखिए, ये परंपरा शुरू से चला आ रहा है और इसमें तो जागरूकता यहाँ के जनता को भी होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम बन गया है कि आप जाइए 2 बार 3 बार 4 बार, ऑफिस में नहीं होता है तो मजबूरन आप कितना बार जाइएगा, आपको कहना पड़ता है कि भाई सर कुछ ले देकर हमारा काम करा दीजिए। ये ओपनली बात है, हर एक ऑफिस का मोट महीन यही रूल है। तो क्या उम्मीद जताया जा सकता है कि आने वाला समय पर कहीं ना कहीं इस पर भी नकेल कसेगी सरकार? देखिए, सरकार तो छापामारी कर रही है, पकड़ाते भी लोग हैं, लेकिन इसमें नया पीढ़ी जो आएगा, युवा पीढ़ी, हाँ युवा पीढ़ी आएगा, जो नौकरी में आएगा युवा पीढ़ी, वो आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचेगा तो वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि जो हमको तनख्वाह मिलता है वो जनता के द्वारा मिलता है। सरकार क्या है? सरकार जनता है, तो जनता के द्वारा मिलता है, तब इस चीज़ को भली भांति समझेगा कि भाई जनता का पैसा मैं लेता हूँ तो जनता के लिए हमको गलत नहीं करना है, तब आगे बढ़ेगा देश। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।